Okay, welcome back friends on my YouTube channel. Today we are going to discuss another topic of the chemical coordination, that is the pancreas. Okay, pancreas आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं. एक इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है ये एंडोक्राइनोलॉजी का. सबसे पहले हम देखेंगे पैनक्रियास के कुछ और नाम हैं जो आपकी एनसीईआरटी ने मेंशन किए हैं. इट्स आल्सो नोन एज द हेटेरोक्राइन ग्लैंड. ओके, हेटेरोक्राइन ग्लैंड बोलो, मिक्स्ड ग्लैंड और मिक्सोक्राइन ग्लैंड. ओके, also known as the composite gland और compound gland. Okay, इसको इसलिए हम बोलते हैं heterocrine gland क्योंकि ये बॉडी का ऐसा ग्लैंड है which has both the exocrine as well as endocrine function. Okay, exocrine as well as endocrine function, दोनों functions है इसके पास. exocrine function as well as endocrine function. exocrine function में क्या करता है ये? exocrine function में it is acts as an important digestive organ जो डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स. ओके, जिसको हम बोलते हैं पैनक्रियाटिक जूस. और एंडोक्राइन फंक्शन में क्या करता है ये? इट सिक्रीट्स एन इंपॉर्टेंट हार्मोन्स. ओके, ए ग्रुप ऑफ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स सिक्रीट करता है, वो हम आज इलैबोरेटली पढ़ेंगे. इसलिए इसको हम नाम देते हैं हेटेरोक्राइन ग्लैंड और मिक्स्ड और कंपाउंड ग्लैंड. ओके, नाउ सबसे पहले हम देखेंगे इसका ओरिजिन क्या है. व्हाट इज इट्स ओरिजिन? ओरिजिन जैसे हम पढ़ते आए हैं बाकी ग्लैंड्स में, इसका ओरिजिन है एंडोडर्म, एंडोडर्मल इन ओरिजिन. इसका ओरिजिन जो है वो एंडोडर्मल है. अगर मैं बात करूंगा इसके साइज की, इसका साइज जो है, दिस इज द एंडोक्राइन, दिस इज द पैनक्रियास. अगर हम इसका साइज देखेंगे, लेंथ की बात करेंगे, इसकी लेंथ है 5 to 6 इंच इन लेंथ. लेंथ में 5 से 6 इंच है. अगर हम ऐसे बात करेंगे, इट इज 2.5 इंच इन विड्थ. विड्थ में 2.5 इंच है ये. ठीक है. नाउ साइज के बाद अगर हम बात करेंगे इसके कलर की, it is color is dark pink in color. इसका कलर जो है वो डार्क पिंक है. ठीक है. नाउ जो पैनक्रियाज है, इट हैज 3 पार्ट्स. 3 पार्ट्स है इसके. नंबर 1, दिस इज द ब्रॉडर पोर्शन, इसको हम बोलते हैं हेड. नंबर 2, दिस रीजन is known as tail, and this is known as body. And number 3, this one is known as tail. 3 parts आपको देखने को मिलेंगे पैनक्रियाज के. नंबर 1 is head, second is body, and third one is tail. Okay. now इसकी लोकेशन की बात अगर हम करेंगे, लोकेशन, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द पैनक्रियास? पैनक्रियास की लोकेशन क्या है? ये देखो डायग्राम में हमें पता चलता है, अंडर द स्टमक, अंडर द स्टमक, अंडर द स्टमक. इट इज सिचुएटेड इन द सी शेपर डियोडेनियम. दिस इज द डियोडेनियम, जहां से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होते हैं बनना. ये सी शेपर्ड ऑर्गन जो है हमारा, दिस इज द सी शेपर्ड ऑर्गन. इसके साथ में ये अटैच है. ठीक है, अटैच विद द डियोडेनम, अटैच्ड विद सी शेपर्ड डियोडेनम. ये इसकी लोकेशन है, अंडर द स्टमक. ठीक है. तो कौन से कैविटी में प्रेजेंट है? इधर थोरैसिक कैविटी, लोअर एब्डोमेन और अपर एब्डोमेन. देखो दिस आवर थोरैसिक कैविटी, इसमें लंग्स बैठे हैं. ठीक है. यहां से हमारी एब्डोमिनल कैविटी स्टार्ट होती है. दिस इज द लोअर एब्डोमिनल कैविटी, दिस इज द अपर एब्डोमिनल कैविटी, सिचुएटेड इन द अपर एब्डोमिनल कैविटी. हमारे अपर एब्डोमिनल कैविटी में ये सिचुएट है. ओके, तो ये इसका ओरिजिन, साइज, कलर, डिवीजन ऑफ पार्ट्स एंड लोकेशन के बारे में था. नाउ इसके बाद हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की. मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, स्ट्रक्चर. जब मैं इसके स्ट्रक्चर पे आऊंगा, स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं,
तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं, इसमें 2 टाइप्स ऑफ सेल्स हैं। ये जो मैंने ब्लैक कलर की सेल्स बनाई, दीज आर नोन एज सेल्स ऑफ एसिनी। मोस्ट कॉमन पार्ट, मोस्ट जो कॉमन पार्ट है इसका, दैट इज सेल्स ऑफ एसिनी। देन इसके बाद जो मैंने ये वाला पार्ट बनाया, दिस रीजन, these are known as the islets of, these are the group of cells, these are known as the islets of Langerhans, islets of Langerhans। cells of Acini क्या करते हैं? they perform the exocrine function, इनकी exocrine function होती है, while as the islets of Langerhans performs the endocrine function, they performs the endocrine function, इनकी endocrine function होती है, that means releasing of hormones, releasing of enzymes, digestive enzymes। ये digestive enzymes ये cells of Acini से रिलीज होते हैं और इस डक्ट के थ्रू ये चले जाते हैं हमारे डियोडिनियम के अंदर, यहाँ पे डक्ट्स का यूज होता है। वाइल एज जो यहाँ पे हार्मोन रिलीज होते हैं इन सेल से, वो हार्मोन्स को डायरेक्ट पोर किया जाता है ब्लड के अंदर और ब्लड के थ्रू वो टारगेट सेल, टारगेट टिश्यू और टारगेट ऑर्गन के पास पहुंच जाते हैं। तो जब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, इन सेल्स का ये स्ट्रक्चर कैसे ये सेल स्ट्रक्चर होते हैं, यहाँ पे हमें सेल्स ऑफ एसिनी के साथ कुछ नहीं करना है, बिकॉज़ दिस इज द एक्सोक्राइन फंक्शन ऑफ दिस ग्लैंड। एंजाइम रिलीज करते हैं, हमने डाइजेशन में पढ़ा है, लेकिन आज हमें डाइजेशन का पार्ट यहाँ पे टच नहीं करना है, हम टच करेंगे यहाँ पे एंडोक्राइन वाला पार्ट। तो जैसे ही एंडोक्राइन पार्ट टच करना होगा, तो ये जो मैंने यहाँ पे सेक्शन लिया है इसका मैं एक सेक्शन लेता हूं यहाँ पे, ओके, सेक्शन में लूंगा इसके एंडोक्राइन सेल्स का। तो यहाँ पे हमें कैसे देखने को मिलेंगे ये सेल्स, दिस इज द सेक्शन ऑफ द पैनक्रियास। सबसे ज्यादा जो सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, these are known as the beta cells, beta cells, okay। then पेरिफेरी पे कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, these are known as the alpha cells, alpha cells, okay। these are the beta cells, okay। और एक टाइप सेल यहाँ पे प्रेजेंट होती है, these are known as delta cells। और एक टाइप ऑफ सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, these are known as F cells or also known as PP cells, pancreatic polypeptide cells, okay। now ये इसका स्ट्रक्चर है एंडोक्राइन फंक्शन, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स एंड एफ सेल्स और पी सेल्स। ये चारों सेल्स जो है एंडोक्राइन फंक्शन करते हैं, दे सीक्रेट डिफरेंट हार्मोन्स। अब हम यहाँ पे इनके हार्मोन्स की बात करेंगे। नाउ दिस इज, अगर मैं स्ट्रक्चर पे आऊंगा, दिस इज पैनक्रियाज, फ्लो चार्ट की फॉर्म में बनाएंगे अपन। पैनक्रियाज में 2 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, वन इज नोन एज सेल्स ऑफ एसिनी एंड सेकेंड इज नोन एज आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अगर मैं सेल्स ऑफ एसिनी की बात करूंगा, दे कंप्राइज अबाउट 99% ऑफ द पैनक्रियाटिक सेल्स। जितने भी पैनक्रियाज में सेल्स हैं उनका 99% जो है वो सेल्स ऑफ एसिनी बनाते हैं, while as only 1 to 2% of the pancreatic cells are comprising of the islets of Langerhans। islets of Langerhans are in number 1 to 2 million, 1 से 2 मिलियन इनका जो है नंबर, इन सेल्स का नंबर रहता है। तो मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन जो है वो सेल्स ऑफ एसिनी बनाते हैं। ये जो मैंने ब्लैक डॉट्स ब्लैक कलर के यहाँ पे बनाए, और बहुत ही कम 1 to 2%, 1 to 2 मिलियन नंबर में आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं। अगर मैं बात करूंगा, अभी मैंने बोला दे सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स, अब हम इन पे आते हैं। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, अभी मैंने बोला 4 टाइप्स के होते हैं ये,
one is known as the alpha cells, second is the beta cells, third one is the delta cells, and fourth one is the F or PP cells. F cells और PP cells. अब हम हर एक सेल की फंक्शन पे आएंगे. फंक्शन से पहले हम बताएंगे कौन से सेल में ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट रहता है. मे भी एग्जाम में पूछ सकते हैं क्वेश्चन. इन चार टाइप्स के सेल्स में से सबसे ज्यादा नंबर किसका होता है, वो आप याद रखना, वो बीटा सेल्स का होता है. नियर अबाउट 65% से लेकर 70% ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में से बीटा सेल्स का नंबर रहता है. अगर हम अल्फा सेल्स की बात करेंगे तो 20 to 25% इन नंबर. अगर हम डेल्टा सेल्स और एफ सेल्स की बात करेंगे दोनों साथ में मिला के 10 to 15% इन नंबर में प्रेजेंट रहते हैं. सबसे ज्यादा मेजर सेल्स जो है वो हमारे बीटा सेल्स रहते हैं, याद रखना. नाउ हार्मोन्स की बात करेंगे तो अल्फा सेल्स दे प्रोड्यूस अ हार्मोन नोन एज glucagon, while as the beta cells produce an important hormone known as insulin. Delta cells produces an important hormone known as somatostatin. Okay, and F cells produces a hormone known as pancreatic पॉलीपेप्टाइड. पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड. ठीक है, इसमें मेजर हमें ये दो हार्मोन्स पढ़ने हैं, लेकिन जो सोमेटोस्टैटिन और पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड है इनका बहुत ही कम रोल रहता है. पहले हम इन दो को निपटाएंगे. यहाँ पे जो सोमेटोस्टैटिन है इसका रोल क्या है? इसका रोल ये है कि जब इंसुलिन बीटा सेल से सिक्रीट होता है और अल्फा सेल से सिक्रीट होता है, ये सोमेटोस्टैटिन उसके बाद आता है, इन दोनों को इनहिबिट करता है कि अब आपका काम हो गया, अब आपको निकलने की जरूरत नहीं है, सिक्रीट होने की जरूरत नहीं है. दैट मींस इस सोमेटोस्टैटिन को इनहिबिटरी फंक्शन होती है. इट हैज इनहिबिटरी फंक्शन ऑन द इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन. इनहिबिटरी, इट हैज इनहिबिटरी एक्शन ऑन किसके ऊपर? इंसुलिन हार्मोन. दैट मींस डायरेक्ट हार्मोन पे इफेक्ट नहीं करता है, ये एक्चुअली सेल्स को इनहिबिट करता है कि अब आपको इंसुलिन सिक्रीट नहीं करना है. दैट मींस इट रेगुलेट्स सोमेटोस्टैटिन रेगुलेट्स द फंक्शन ऑफ बीटा सेल्स एंड अल्फा सेल्स. ओके, नाउ पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, इसका जो रोल है अभी तक प्रॉपर कंफर्म नहीं है, बुक्स में ज्यादा नहीं लिखा है, इसका रोल अभी अननोन है. लेकिन फिर भी कुछ बुक्स लिखती हैं कि जो पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड है, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन मैकेनिज्म. कैसे? जैसे हमने नाम सुना है सीसीके, एक हार्मोन है जो ड्यूओडेनम से सिक्रीट होता है और जो चला जाता है हमारे गॉल ब्लैडर के कॉन्ट्रैक्शन पे. इट आल्सो regulates the contraction of gallbladder. जब gallbladder के पास क्या जाता है? सीसीके. दैट मीन्स ये डायरेक्टली सीसीके पे जाता है और उसकी फंक्शन को रेगुलेट करता है. दैट मीन्स कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ gallbladder कौन सा करता है? ये सीसीके. और ये पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड इस सीसीके को रेगुलेट करता है कि आपको कब फंक्शन करनी है, कब नहीं फंक्शन करनी है. ओके, दैट मीन्स अगर हम जनरली हम बात करेंगे कि जब सीसीके आता है, गॉल ब्लैडर को कंट्रैक्शन करता है, फिर इसके बाद पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड आके इस सीसीके की एक्शन को इनहिबिट करता है. ओके, यही है इसकी रेगुलेशन. नाउ अल्फा सेल्स पे आते हैं. अल्फा सेल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्स और बीटा सेल्स, ये तो हमें यहाँ पे इलाबोरेटली पढ़ने हैं. Number one is alpha cells. अल्फा सेल्स जो है इट प्रोड्यूस एन इंपॉर्टेंट हार्मोन. उस हार्मोन का नाम है ग्लूकागॉन. व्हाट इज ग्लूकागॉन? ग्लूकागॉन इज अ पेप्टाइड हार्मोन. इट इज अ पेप्टाइड हार्मोन. क्या है पेप्टाइड हार्मोन, स्टेरॉइड हार्मोन, एमिनो एसिड, वो हम लास्ट में पढ़ेंगे.
जब हम हार्मोन की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। अभी के लिए आप याद रखो पेप्टाइड हार्मोन का प्रोटीनशियस नेचर होता है। इसी तरह ग्लूकागॉन जो है इट इज अ पेप्टाइड हार्मोन। तो ग्लूकागॉन क्या करता है, व्हाट इज द रोल ऑफ ग्लूकागॉन, व्हाट इज द रोल ऑफ ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन का रोल क्या है हमारी बॉडी के अंदर, और ये ग्लूकागॉन कब सिक्रीट होता है। ग्लूकागॉन उस टाइम सिक्रीट होता है जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज की लेवल गिर जाती है, ग्लूकोज की लेवल कम हो जाती है। तो इन अल्फा सेल्स को स्टिमुलेशन मिलता है कि अब आपको ग्लूकागॉन ब्लड के अंदर सिक्रीट करना है, क्योंकि ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल कम हो गई। यहां पे एक चीज आप याद रखना कि जो ग्लूकागॉन अल्फा सेल्स की जो फंक्शन है टू सिक्रीट द ग्लूकागॉन इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। याद रखना, इट इज स्टिमुलेशन is not under the control of पिट्यूटरी ग्लैंड। इसकी एक्शन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के अंडर नहीं है। फिर कैसे इसकी एक्शन स्टिमुलेट होती है, जब ब्लड के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाती है तो ये सेल्स को सिक्रीशन एक्टिवेशन मिलती है कि ग्लूकागॉन सिक्रीट करो। नाउ जो ग्लूकागॉन है अभी क्या रोल प्ले करेगा। जो ग्लूकागॉन है इट इज नोन एज द हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। दिस इज द हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन मीन्स ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है। दैट मीन्स इट इंक्रीजेस द ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ जाती है, तभी तो आता है यहाँ पे जब ग्लूकोज लेवल कम हो जाती है तो इसका रोल क्या होगा, इसका एक्शन क्या होगा कि मुझे ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ाना है। अब कैसे बढ़ाएगा ये ग्लूकोज लेवल ब्लड के अंदर। हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, क्या फंक्शन करता है ये जिस फंक्शन से ग्लूकोज लेवल ब्लड के अंदर बढ़ जाती है। याद रखना, इट एक्ट्स ऑन लिवर सेल्स। लिवर के अंदर एक टाइप ऑफ सेल होती है, उनको हम बोलते हैं हेपेटोसाइट्स। दे एक्ट्स ऑन हेपेटोसाइट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्स लिवर के हैं। तो ये जब हेपेटोसाइट्स पे एक्शन करते हैं तो हेपेटोसाइट्स पे एक्शन करके ये क्या करते हैं, तीन तरह से इट परफॉर्म्स हियर थ्री मैकेनिज्म इन ऑर्डर टू इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ाने के लिए तीन काम करता है। नंबर वन ये करता है वहां पे इट इंक्रीजेस द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजिनोलाइसिस। नंबर सेकेंड, इट आल्सो increases the process of gluconeogenesis. दो रूल, one is glycogenolysis, second is gluconeogenesis, and third is it inhibits the cellular uptake of glucose. Inhibits the uptake of glucose, cellular uptake of glucose. क्या है ग्लूकोनियोजेनेसिस? ग्लूकोजेनेसिस, व्हाट इज ग्लूकोजेनोलाइसिस? ग्लाइकोजेनोलाइसिस, देखो ग्लाइकोजेनोलाइसिस दैट मीन्स ग्लाइकोजन को चेंज करता है, ग्लाइकोजन को लिसिस करता है किसके अंदर? ग्लूकोज 1,6 फास्फेट। ओके, पॉलीसेकेराइड को चेंज करता है ये मोनोसेकेराइड में। क्यों? ब्लड के अंदर ग्लूकोज कम हुआ था तो ये जाता है हेपेटोसाइट्स पे, और हेपेटोसाइट्स के अंदर जो हेपेटोसाइट्स ने ग्लाइकोजन को स्टोर किया था उस ग्लाइकोजन को ग्लाइकोजेनोलाइसिस करके उसका ग्लाइकोजन कन्वर्ट करता है ग्लूकोज के अंदर, और वो ग्लूकोज आता है फिर बाहर हमारे ब्लड के अंदर। एक तरीका। दूसरा, ग्लूकोनियोजेनेसिस दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम न्यू सोर्सेस। जो भी कार्बोहाइड्रेट को छोड़ के सोर्सेज होते हैं सेल के अंदर, जब वहां से ग्लूकोज बनेगा उसको हम बोलते हैं
ग्लूकोनियोजेनेसिस। न्यू वर्ड यहाँ पे आ गया, मीन्स न्यू सोर्सेज। जब न्यू सोर्सेज से ग्लूकोज बनाता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये ग्लूकोनियोजेनेसिस कौन स्टिमुलेट कराता है? हमारा हार्मोन, उसका नाम है ग्लूकागॉन। ओके, हो गए दो रूल। यहाँ पे न्यू सोर्स अगर पूछा जाएगा आपसे, न्यू सोर्सेज मेनली कौन होते हैं? फैट से ये ग्लूकोज बनाता है। थर्ड रोल क्या है इसका? इट इनहिबिट्स द सेल्यूलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज। फॉर एग्जांपल, सेल्यूलर अपटेक कैसे इनहिबिट करता है ये मैं यहां पे बताऊंगा आपको। ये कैसे सेल्यूलर अपटेक इनहिबिट करता है। फॉर एग्जांपल, इफ दिस इज द ब्लड वेसल, अगर ये ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल के अंदर थोड़ा सा ही ग्लूकोज बचा है और यहां पे ये सेल जो है वेट कर रही है कि मुझे कब मिलेगा ग्लूकोज। जितना भी यहाँ पे ग्लूकोज होता है वो ये सेल ऑलरेडी ले चुकी है, तो ऑलरेडी अभी ब्लड में ग्लूकोज कम है, तो ये हार्मोन जब यहाँ पे आता है ग्लूकागॉन, जो ग्लूकोज को जाना था इस सेल के अंदर, ये उसको इनहिबिट करता है, रोकता है कि आपको इधर नहीं जाना है सेल के अंदर। यही मैंने लिखा है यहाँ पे, ग्लूकागॉन इनहिबिट्स द सेल्युलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज। ये ब्लड के अंदर का ग्लूकोज सेल्स को नहीं जाने देती है, क्योंकि ब्लड के अंदर ऑलरेडी ग्लूकोज लेवल कम होती है, इसलिए ये वहां पे ग्लूकोज लेवल मेंटेन रखता है ब्लड के अंदर। तो तीन तरीके यहाँ पे ये फॉलो करता है ग्लूकागॉन। नंबर वन इज द ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस को मेंटेन रखता है, स्टिमुलेट करता है। नंबर सेकंड इज ग्लूकोनियोजेनेसिस, नए सोर्सेज से ग्लूकोज बनाता है सेल के अंदर, हेपेटोसाइट सेल के अंदर, फिर हेपेटोसाइट से निकाल के वो ब्लड के अंदर डालता है। अभी बताऊंगा मैं कैसे वो निकालता है वहां से। इट आल्सो इनेबल्स द सेल्यूलर अपटेक। ओके, यहां पे एक चीज याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आया था, जो हेपेटोसाइट्स है, लिवर सेल्स, इफ दिस इज द लिवर सेल, इफ दिस इज द हेपेटोसाइट, इसके मेम्ब्रेन पे यहां पे एक रिसेप्टर रहता है, उसका नाम है इंसुलिन रिसेप्टर, IR, इंसुलिन रिसेप्टर। ये इंसुलिन रिसेप्टर इंसुलिन मॉलिक्यूल के लिए होता है, सॉरी ये मैं बात कर रहा हूं इंसुलिन की। तो जब यहां पे ग्लूकागॉन रिसेप्टर होते हैं, यहां से मॉलिक्यूल आया ग्लूकागॉन मॉलिक्यूल, ये ग्लूकागॉन मॉलिक्यूल इस रिसेप्टर को एक्टिवेट करके यहां पे एक और प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन का नाम है गुलिट प्रोटीन, दैट इज द गुलिट रिसेप्टर प्रोटीन, जो रिसेप्ट हेपेटोसाइट्स पे होता है ग्लूकागॉन के लिए, दैट इज द गुलिट 2, गुलिट टाइप 2। गुलिट मीन्स क्या होगा? ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन टाइप 4। ये एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन कि जो हेपेटोसाइट्स है, हेपेटोसाइट्स पे कौन सा टाइप ऑफ गुलिट प्रेजेंट होता है, उसका नाम है गुलिट 2। दिस इज द हेपेटोसाइट। ये जब ग्लूकागॉन आता है, इस रिसेप्टर को एक्टिवेट करके ये रिसेप्टर इस प्रोटीन को ओपन करता है, गुलिट सेकंड को ओपन करता है। जैसे इसने गुलिट सेकंड को ओपन किया, अंदर जो बैठा था ग्लाइकोजिन, वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, और ग्लूकोज जो है वो फिर बाहर आता है इनटू द ब्लड स्ट्रीम्स। ओके, नाउ इसी तरह यहां पे ये रोल ऑफ ग्लूकागॉन एंड हो गया। नाउ सेकेंड हार्मोन पे आ जाओ। दैट हार्मोन इज नोन एज द इंसुलिन। नाउ सेकेंड हार्मोन, सेल्स का नाम क्या है? सेल्स का नाम क्या है? बीटा सेल्स। क्या प्रोड्यूस करते हैं? इंसुलिन। इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। तो इंसुलिन क्या है? इंसुलिन का अगर हम नेचर देखेंगे, व्हाट इज द नेचर ऑफ इंसुलिन? इस नेचर इज आल्सो पेप्टाइड हार्मोन, पेप्टाइड हार्मोन। ओके, अगर मैं इंसुलिन की बात करूंगा, इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है विच इज 51 अमीनो एसिड लॉन्ग चेन, 51 अमीनो एसिड लॉन्ग चेन पॉलीपेप्टाइड हार्मोन इज द इंसुलिन। इसके पास दो चेन्स होते हैं, वन इज द अल्फा चेन, सेकेंड इज द बीटा चेन। अल्फा चेन एंड बीटा चेन्स। Alpha chain is made up of 21 amino acids, while as beta chain is made up of
30 amino acid. 30 plus 21 is the 51 amino acid. ओके, तो अगर हम इसका रोल देखेंगे, रोल है इसका, सबसे पहले रोल से पहले इसको कौन सी चीज सिक्रेट कराता है? बीटा सेल्स से। देखो, कॉज ऑफ सिक्रेशन, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉज ऑफ सिक्रेशन, सिक्रेशन कैसे करते हैं? दिस इज द पैनक्रियाज। ओके, यहां पे फॉर एग्जांपल बीटा सेल्स बैठे हैं, दिस इज द बीटा सेल। इस पैनक्रियाज को कैसे पता चलता है, इन बीटा सेल्स को कैसे पता चलता है कि मुझे इस टाइम पे इंसुलिन सिक्रेट करना है? ये देखो, जब हमने खाना खाया, दिस आर द इंटेस्टाइन्स, यहां पे इंटेस्टाइन्स के अंदर ग्लूकोज है। ओके, डाइजेशन पढ़ा है आप लोगों ने। इस ग्लूकोज की अपटेक होती है ब्लड के अंदर, दिस इज द ब्लड वेसल। जब ब्लड में ऑलरेडी ग्लूकोज प्रेजेंट रहता है अपना, लेकिन जब नया ग्लूकोज जीआईटी से आता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से जब नया ग्लूकोज आता है, तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज की लेवल बढ़ जाती है। कितना बढ़ जाती है? जब ग्लूकोज लेवल ब्लड की अबव 350 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड, याद रखना, जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल 350 mg पर 100 ml राइज होती है, तो दिस 350 mg पर 100 ml इज द स्टिमुलेशन फॉर द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के बीटा सेल्स को। यह स्टिमुलेट करता है कि ब्लड के अंदर इंसुलिन लेवल बढ़ गई, आप अपने हार्मोन को रिलीज करो ब्लड के अंदर। ओके, तो ये इसका स्टिमुलेशन है। तो मैं ये भी लिख सकता हूं, जो इंसुलिन है इसकी सिक्रीशन अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्लड ग्लूकोज लेवल, इट्स सिक्रीशन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। जब ब्लड ग्लूकोज लेवल राइज हो जाती है तो ये एक्टिवेट होते हैं बीटा सेल्स और सिक्रेट करते हैं इंसुलिन हार्मोन। तो इससे हमें ये एक बात पता चलता है यहां पे कि जो इंसुलिन हार्मोन है, दिस इज, इसका नेचर क्या है? दिस इज हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। दिस इज हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। व्हाट इज हाइपोग्लाइसेमिक इन नेचर? दिस इज हाइपोग्लाइसेमिक इन नेचर। इसका नेचर जो है वो हाइपोग्लाइसेमिक है। हाइपोग्लाइसेमिक मींस, अभी मैंने बोला ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ गई, दैट मींस जब भी ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ती है तो इंसुलिन आके उस लेवल को डिक्रीज करता है, कम करता है। क्या मैं लिख सकता हूं दिस इज द हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन इन नेचर नाउ? क्लियर? इट रिड्यूसेस, डिक्रीजेस द ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। ब्लड के अंदर का जो ग्लूकोज उसको कम करता है। जब ये इसको कम करेगा तो लेगा कहां पे, किसको देगा? वो मैकेनिज्म यहां पे पढ़ाऊंगा मैं। नाउ इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इंसुलिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। जनरली जो इंसुलिन है ये बॉडी के 3 सेल्स पे इसके रिसेप्टर्स ज्यादा होते हैं, 3 सेल्स पे। नंबर 1 टाइप ऑफ सेल, उसको हम बोलते हैं हेपेटोसाइट। अभी मैंने बोला हेपेटोसाइट। नंबर 2 सेल, उसको हम बोलते हैं स्केलेटल मसल सेल्स। नंबर 3 सेल जिन पे एक्शन करता है और उनको हम बोलते हैं एडिपोसाइट्स। एडिपोसाइट सेल्स, ऐसे सेल्स जो फैट स्टोर करते हैं बॉडी के अंदर, एडिपोज टिश्यू जिसको हम बोलते हैं। हेपेटोसाइट्स, स्केलेटल मसल एंड एडिपोज टिश्यू, याद रखना। अभी मैंने बोला हेपेटोसाइट्स में कौन सा प्रोटीन होता है जिससे ग्लूकोज अंदर आता है या बाहर जाता है? दैट इज गुलिट टाइप 2। इसके पास गुलिट टाइप 4 रहता है। मे भी एग्जाम में पूछ सकते हैं क्वेश्चन। इसके पास गुलिट टाइप 4 रहता है, दोनों के पास टाइप 4 गुलिट रहता है। व्हाइल एज द हेपेटोसाइट्स के सरफेस पे गुलिट प्रोटीन सेकंड रहता है। इस प्रोटीन से ग्लूकोज बाहर से अंदर आता है, अंदर से बाहर जाता है, ब्लड से सेल के अंदर आता है, सेल से ब्लड के पास जाता है। मैं बात कर रहा था इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। तो जैसे ही ब्लड के अंदर, ये ब्लड है,
ब्लड के अंदर ग्लूकोज बढ़ा, दिस इज द ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन द ब्लड। जैसे ही ब्लड के अंदर राइज होती है ग्लूकोज लेवल तो इंसुलिन आता है। दिस इज द हेपेटोसाइट, ये हेपेटोसाइट है। अब इसको ये ग्लूकोज यहां से निकालना है, इस हेपेटोसाइट के अंदर डालना है। कैसे डालेगा? तो इस हेपेटोसाइट के ऊपर रिसेप्टर होते हैं, उन रिसेप्टर्स का नाम है इंसुलिन रिसेप्टर। इंसुलिन आपके यहां पे ब्लड से इंसुलिन डिफ्यूज होता है, ये इंसुलिन मॉलिक्यूल है। इंसुलिन मॉलिक्यूल इस रिसेप्टर के पास आके इसको अटैच होता है और यहां पे एक प्रोटीन रहता है, अभी मैंने बोला इसका नाम है GLUT2। अगर ये हेपेटोसाइट है तो, अगर ये स्केलेटल मसल है तो इसके पास GLUT4 होगा। अगर ये एडिपोज सेल है तो इसके पास GLUT4 होगा। ठीक है, जैसे ही ये रिसेप्टर एक्टिवेट हो गया, ये इस ग्लिट को ओपन करता है। जैसे ही ग्लिट ओपन हो गया, जैसे ही ग्लिट ओपन हो गया, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल यहां से डिफ्यूज होके चले जाते हैं इस ग्लिट के थ्रू अंदर। ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल सेल के अंदर आ गया। क्या मैं लिख सकता हूं दिस इज नोन एज द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म? ओके, तो जो इसका पहला रोल है दैट इज कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, शुगर मेटाबॉलिज्म, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म ब्लड से उठा के सेल्स के अंदर डालता है। इस तरह से ब्लड के अंदर नॉर्मल लेवल ऑफ ग्लूकोज रहती है, एक रोल। दूसरा रोल क्या करता है? दिस हार्मोन इज एंटागोनिस्ट टू दैट ऑफ द ग्लूकागॉन, जो मैंने अभी पढ़ा है। क्योंकि ग्लूकागॉन क्या था? हाइपरग्लाइसेमिक, बढ़ाता था ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल। ये क्या है? हाइपोग्लाइसेमिक, कम करता है लेवल। नंबर सेकेंड, इट, क्या मैं लिख सकता हूं, इट एनहांसेस द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस, व्हाट इज ग्लाइकोजेनेसिस? जो बाहर से इसने ग्लूकोज लाया, ये ग्लूकोज यहां पे ऐसे ही नहीं बैठेगा, ये चेंज हो जाएगा पॉलीसेक्राइड में, एक बड़े मॉलिक्यूल में। उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजिन, जो सेल स्टोर करते हैं फ्यूचर यूज के लिए। वेदर वो एडिपोसाइट हो, वेदर वो स्केलेटल मसल हो, वेदर वो हेपेटोसाइट सेल हो। ओके, तो इस तरह से यहां पे एक मैकेनिज्म हो गया इसका। ओके, तो सेकंड मैकेनिज्म की बात अगर हम करेंगे, ग्लाइकोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजिन फ्रॉम ग्लूकोज, सिंपली ग्लाइकोजिन। नंबर थर्ड रोल, अभी मैंने बोला इस हार्मोन का जो एक्शन है वो एंटागोनिस्ट होता है टू दैट ऑफ द ग्लूकागॉन। एंटागोनिस्ट क्या होता है? इट इनहिबिट्स, इनहिबिट क्या है, किसको करता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट करता है, रोकता है उसको। और क्या रोल करता है ये? इट आल्सो इनहिबिट्स द ग्लाइकोजिनोलाइसिस, आल्सो इनहिबिट्स ग्लाइकोजिनोलाइसिस, इनहिबिट्स ग्लाइकोनियोजेनेसिस। जो नए सोर्सेज से सेल ग्लूकोज बनाती थी उसको इनहिबिट करता है, क्योंकि ब्लड में ऑलरेडी ग्लूकोज ज्यादा है, ब्लड में जरूरत नहीं है। आल्सो इनहिबिट्स द ग्लाइकोजिनोलाइसिस, सॉरी, जहां पे जो न्यू सोर्स, हाँ, जो न्यू सोर्स से बनाती थी ग्लूकोज उसको रिस्टॉप किया, और जो ऑलरेडी ग्लाइकोजन सेल के अंदर था, जो सेल को, जब सेल उसको तोड़फोड़ करती थी और ग्लूकोज में चेंज करती थी, लेकिन इस ये हार्मोन क्या करता है? उस प्रोसेस को इनहिबिट करता है। सेल को बोलता है कि तेरे अंदर जो ग्लाइकोजन है उसको ग्लाइकोजन ही रहने दो, उसको ग्लूकोज में चेंज मत करो। क्यों? क्योंकि ब्लड के अंदर ऑलरेडी लेवल ग्लूकोज की ज्यादा है, जो आपके पास ग्लाइकोजन है उसको ग्लाइकोजन ही रहने दो। और इसके साथ साथ एक और फंक्शन करता है ग्लाइकोजेनेसिस, जो बाहर से ग्लूकोज लाया उसको ग्लाइकोजन में चेंज किया। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट द इंसुलिन के फंक्शंस के बारे में था ये। ठीक है, नाउ ये याद रखना, हेपेटोसाइट्स पे GLUT2, स्केलेटल मसल पे GLUT4 और एडिपोज पे GLUT टाइप 4 रहता है प्रेजेंट। नाउ इसके डेफिशिएंसी डिजीजेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, डेफिशिएंसी सिंड्रोम, डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स। अब अगर इस इंसुलिन, पहले हम पढ़ेंगे इंसुलिन का, चलो मेजर यहां पे इंसुलिन का ही रोल आता है। डेफिशिएंसी ऑफ या डिसऑर्डर्स ऑफ इंसुलिन।
इंसुलिन के डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे हम। डिसऑर्डर्स में दोनों आता है, या तो इसकी हाइपो सिक्रीशन होगी या इसकी हाइपर सिक्रीशन होगी। नॉर्मल से हाइपो सिक्रीशन एज वेल एज हाइपर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। अगर इंसुलिन की लेवल ज्यादा होगी या अगर इंसुलिन की लेवल नॉर्मल से कम होगी, तब क्या होता है यहां पे। सबसे पहले हाइपो सिक्रीशन पे अपन आएंगे। हाइपो सिक्रीशन दैट इज द लो लेवल ऑफ इंसुलिन इन ब्लड। ब्लड के अंदर अगर इसकी लेवल कम हो जाएगी, क्यों हो जाएगी हाइपोसिक्रीशन? व्हाट इज द कॉज ऑफ हाइपोसिक्रीशन? सबसे पहले काज क्या है? काज ये है कि अगर जो हमारे बीटा सेल्स है, अगर वो डैमेज हो गई, इफ बीटा सेल्स गेट्स डैमेज किसी भी कारण से, चाहे वो जेनेटिक काज हो इसका, क्लियर, चाहे वो एक्सीडेंटल काज हो, चाहे वो इनेट या कोई भी काज हो, बीटा सेल्स किसी भी तरीके से डैमेज हो गए, ठीक है, तो यहां पे एक डिजीज काज होती है। जिस डिजीज में इंसुलिन नहीं निकलता है उसको हम बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज मेलिटस, ओके। तो डायबिटीज मेलिटस के दो टाइप्स होते हैं। वन इज टाइप फर्स्ट, सेकेंड इज टाइप सेकेंड। टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकेंड। टाइप फर्स्ट में क्या होता है? सिंपली इंसुलिन सिक्रीट नहीं होता है, नो इंसुलिन, नो इंसुलिन। टाइप सेकंड में क्या होता है? इंसुलिन प्रोड्यूस होता है लेकिन जो इंसुलिन के रिसेप्टर्स हैं वो गायब होते हैं। अभी मैं जो मैंने बोला, स्केलेटल मसल्स पे, एडिपोज टिश्यूज पे या हेपेटोसाइट्स पे जो इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं, जिनके ऊपर हार्मोन आके बाइंड हो जाएगा। जब रिसेप्टर ही नहीं होंगे तो वो गुलेट को कैसे ओपन कर सकता है? जब गुलेट ही ओपन नहीं होगा तो ग्लूकोज कैसे अंदर से बाहर, बाहर से अंदर जा सकता है? इस तरह से ग्लूकोज की लेवल कहां पे? ब्लड के अंदर बढ़ जाती है। तो ये मैं लिख सकता हूं यहां पे, जो हाइपोसिक्रीशन है, अगर इसकी हाइपोसिक्रीशन होगी दैट मींस नॉर्मल से कम सिक्रीट होगा, इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोइंसुलिनिज्म। दिस कंडीशन इज नोन एज द हाइपोइंसुलिनिज्म। हाइपोइंसुलिनिज्म इट कॉजेज ए कंडीशन, एक कंडीशन काज करता है ये। अगर हाइपोइंसुलिनिज्म हो जाएगा उसको हम बोलते हैं हाइपर ग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया, ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है उसकी कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी, राइज हो जाएगी, इसी को हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपोइंसुलिनिज्म कॉजेज द हाइपरग्लाइसीमिया। क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में, मैच द कॉलम की टाइप पे, ओके। नाउ कैसे होता है यहाँ पे हाइपरग्लाइसीमिया? ब्लड के अंदर ग्लूकोज बढ़ जाता है, ओके। तो जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज बढ़ेगा वो ब्लड हमारी किडनीज के थ्रू पास हो जाता है, ओके। तो ब्लड के अंदर अगर ग्लूकोज नॉर्मल से ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा? इफ 106 मोर देन 160 mg per 100 ml ऑफ ब्लड, अगर पर 100 ml ऑफ ब्लड के अंदर 160 mg ग्लूकोज आएगा तो नॉर्मल क्या है? नॉर्मल मैंने नहीं बताया। नॉर्मल ग्लूकोज लेवल की अगर हम बात करेंगे, नॉर्मल इज 90 to 110 mg per 100 ml ऑफ ब्लड। नॉर्मल ग्लूकोज लेवल 90 से लेकर 110 mg तक होना चाहिए। लेकिन अगर हाइपोइंसुलिनिज्म हो गया, हाइपरग्लाइकोसीमिया हो गया यहाँ पे, तो 160 से ज्यादा ग्लूकोज आ गया ब्लड के अंदर, तो ये ब्लड जो है, ये ग्लूकोज जो है, ये यूरिन के साथ पास होता है। तो ब्लड ग्लूकोज पासिस थ्रू द यूरिन। उस कंडीशन को हम बोलते हैं, इस पेशेंट में एक कंडीशन होती है, इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोस यूरिया। इस कंडीशन को हम नाम देते हैं ग्लाइकोस यूरिया। ग्लाइकोस यूरिया
लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन। क्यों? क्योंकि ब्लड के अंदर ज्यादा ग्लूकोज प्रेजेंट था, यूरिन ने ज्यादा रीअब्जॉर्ब नहीं किया, वो सॉरी नेफ्रॉन ने वो ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं किया। नेफ्रॉन उतना ही एब्जॉर्ब करेगा जितना उसको ब्लड के अंदर चाहिए नॉर्मल, तो यूरिन के अंदर ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज लॉस होता है, उस कंडीशन को बोलते हैं ग्लाइकोस यूरिया। नंबर सेकंड कंडीशन इसी का हाइपोइंसुलिनिज्म का नंबर सेकंड कंडीशन क्या होती है, जैसे ही ब्लड के अंदर ज्यादा होगा ग्लूकोज तो वो ग्लूकोज फिल्ट्रेट के अंदर ज्यादा प्रेजेंट होगा। फिल्ट्रेट के अंदर जैसे ही ग्लूकोज ज्यादा प्रेजेंट होगा, फिल्ट्रेट क्या करेगा, इसकी ऑस्मोलरिटी बढ़ जाएगी। फिल्ट्रेट आजू बाजू से वाटर क्या करेगा, कैच करने की कोशिश करेगा, यानी कि जो अपना वाटर फिल्टर के अंदर वो बाहर नहीं जाने देगा, बल्कि बाहर का वाटर जो है नेफ्रॉन वो अपने यूरिन अपने ट्यूब्यूल्स के अंदर लाएगा। दैट मींस वाटर लॉस, वाटर ज्यादा लॉस होगा थ्रू यूरिन, थ्रू यूरिन। दैट मींस इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। ये पेशेंट जो है जिसमें हाइपरग्लाइसेमिया होता है वो ज्यादा यूरिनेशन के लिए जाता है, दैट इज फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। जब पर्सन फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के लिए जाता है उस कंडीशन को हम नाम देते हैं पॉलीयूरिया, दैट इज नोन एज द पॉलीयूरिया। इसके बाद एक और कंडीशन आती है यहाँ पे, इलेक्ट्रोलाइट्स ज्यादा लॉस होते हैं। ओके, यूरिन ज्यादा लॉस होगा, जब यूरिन ज्यादा लॉस होगा तो पेशेंट फील्स थर्स्टी, ये ज्यादा वाटर पिएगा, ड्रिंक्स मोर वाटर। जब पेशेंट ज्यादा वाटर पिएगा यानी कि प्यासा ज्यादा फील करेगा, इसको हम बोलते हैं पॉलीडिप्सिया, इसको कंडीशन को बोलते हैं पॉलीडिप्सिया, ज्यादा थर्स्ट लगना। ओके, एक और कंडीशन यहां पे होती है इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस थ्रू यूरिन। यूरिन के थ्रू इलेक्ट्रोलाइट्स ज्यादा लॉस होते हैं। जब यूरिन के थ्रू ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस होते हैं, द पर्सन फील्स हंग्री, इसको भूख ज्यादा लगेगी, क्योंकि जिन इलेक्ट्रोलाइट्स को बॉडी में रहना चाहिए वही इलेक्ट्रोलाइट्स यूरिन के साथ पास होते हैं, तो ये पर्सन जो है इसको ज्यादा से ज्यादा हंगर महसूस होगी, ज्यादा से ज्यादा हंगर फील होगी। उस कंडीशन को हम नाम देते हैं पॉलीफेजिया। पॉलीफेजिया, पॉली पहले क्या था, ग्लाइकोसूरिया, देन पॉलीयूरिया, देन पॉलीडिप्सिया, देन पॉलीफेजिया। जब ये कंडीशन सारे कंडीशंस हमारे बॉडी के अंदर आती है तो ये पेशेंट कहलाता है डायबिटिक पेशेंट, इसी को हम बोलते हैं शुगर पेशेंट। ओके, और इनके नाम पे आज एक दिन मनाते हैं वर्ल्ड डायबिटिक डे। मे भी एग्जाम में पूछ सकते हैं क्वेश्चन, वर्ल्ड डायबिटिक डे 14th of November ऑफ एवरी ईयर, इनके नाम पे मनाते हैं। ठीक है, ग्लूकोसूरिया यानी कि यहाँ पे डिहाइड्रेशन भी ज्यादा होती है, कंडीशन हाइपरग्लाइसेमिया। और एक चीज होता है यहाँ पे जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है हाइपोसिक्रेशन में, वो ये है कि अगर इनके सेल्स को ग्लूकोज नहीं मिलता है, ग्लूकोज क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ब्लड के अंदर इंसुलिन नहीं आया। ठीक है, तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज ज्यादा रहता है, वो ग्लूकोज सेल्स को नहीं मिलता है। जब ग्लूकोज सेल्स को नहीं मिलता तो सेल्स क्या करते हैं, अगर ये सेल है इसको बाहर से ग्लूकोज नहीं मिला, सेल के अंदर ऑलरेडी फैट मॉलिक्यूल प्रेजेंट था, क्लियर, ये सेल क्या करेगी, इस फैट को यूज करेगी ग्लूकोज बनाने के लिए। जैसे इस सेल को ये सेल इस फैट को यूज करेगी ग्लूकोज बनाने के लिए, अगर ये फैट था तो यहां से इस मेटाबॉलिज्म के दौरान एक बॉडीज बनते हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा बॉडीज, इनको हम बोलते हैं कीटोन बॉडीज, कीटोन बॉडीज। क्योंकि फैट जो है इसकी मेटाबॉलिज्म कभी कंप्लीट नहीं होती है, इसकी डिकम्पोजिशन कभी कंप्लीट नहीं होती है। ड्यू टू द इनकम्प्लीट डिकम्पोजिशन हियर लीड्स द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज। और जब कीटोन बॉडीज ब्लड के अंदर आते हैं, दिस इज द ब्लड वेसल, ये कीटोन बॉडीज यहाँ पे आ गए ब्लड वेसल, इस कंडीशन को हम बोलते हैं कीटो एसिडोसिस, कीटो एसिडोसिस। और एक परेशानी पेशेंट में कीटो एसिडोसिस, इससे पहले क्या था प्लस, इससे पहले क्या था हाइपर ग्लाइसेमिया। मैं लिखूंगा यहां पे नंबर 1 इज हाइपर ग्लाइसेमिया प्लस, और क्या आ गया पेशेंट के अंदर कीटो एसिडोसिस, कीटो एसिडोसिस, और क्या गया पेशेंट के अंदर, ये चार कंडीशन, इनको हम मिला के बोलते हैं डिहाइड्रेशन, क्योंकि सब कुछ लॉस होता है। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन
ये 3 कंडीशन जब पेशेंट में आते हैं, डायबिटिक पेशेंट में, इस कंडीशन को बोलते हैं हम these 3 conditions leads the patient in the diabetic coma. डायबिटिक कोमा, डायबिटिक कोमा यानी कि पर्सन जो है वो अनकॉन्शियस फील करता है, क्लियर, उसके चक्कर आते हैं, उसका ब्लर दिखता है, उसको कुछ नहीं दिखता है, वो नीचे जाके गिरता है, उसको हम बोलते हैं डायबिटिक कोमा, कोमा में चला जाता है पेशेंट। अगर ये डायबिटिक कोमा अनट्रीटेड रहा, इट लीड्स द डेथ टू द पर्सन, इट लीड्स डेथ टू द, लास्ट पे इस पेशेंट की डेथ होती है अगर डायबिटिक कोमा अनट्रीटेड रहा तो। आजकल इसका ट्रीटमेंट क्या है? सिंपल ट्रीटमेंट है, इंसुलिन इंजेक्शन दिया जाता है, ऐसे पेशेंट्स को इंसुलिन इंजेक्शन दिया जाता है ऑरली, ठीक है, बिफोर आफ्टर मील्स या बिफोर मील्स, वो आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ डॉक्टर, क्लियर। तो इंसुलिन इंजेक्शन यहाँ पे दिया जाता है और ये इस प्रॉब्लम के साथ मीट करता है यहाँ पे। दिस वाज हाइपो सिक्रीशन। नाउ व्हाट अबाउट द हाइपर सिक्रीशन, लास्ट पार्ट। हाइपर सिक्रीशन ज्यादा नहीं है, छोटा सा ही है। व्हाट अबाउट द हाइपर सिक्रीशन, अगर ग्लूकोज की लेवल ज्यादा हो गई ब्लड के अंदर, नाउ हाइपर सिक्रीशन, हाइपर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, जब हाइपर सिक्रीशन होगी तो उस टर्म को हम नाम क्या देंगे? हाइपर इंसोलिनिज्म, हाइपर इंसोलिनिज्म। जब हाइपर इंसुलिनिज्म काज हो जाएगा, यहां पे एक कंडीशन काज होती है, ये अपोजिट है हाइपो इंसुलिनिज्म का। हाइपो इंसुलिन क्या हुआ था? ग्लूकोज लेवल बढ़ी थी, हाइपर ग्लाइसीमिया, तो यहां पे ग्लूकोज लेवल कम हो जाती है, उसको हम बोलते हैं हाइपो ग्लाइसीमिया। याद रखना चीजों को, हाइपोग्लाइसीमिया इज द कॉज ऑफ हाइपर इंसुलिनिज्म। दैट मींस जब इंसुलिन की लेवल ब्लड के अंदर बढ़ जाएगी तो बॉडी के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया, दैट मींस लो लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, लो लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, हाइपर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, दैट मींस इंसुलिन जब ज्यादा आएगा तो वो ज्यादा मेटाबोलाइज करेगा, ज्यादा से ज्यादा ब्लड से ग्लूकोज लेगा सेल्स के अंदर, ज्यादा से ज्यादा ब्लड से सेल्स के अंदर ग्लूकोज लेगा। क्यों? क्योंकि इसका काम ही यही है कि ब्लड से ग्लूकोज ले जाना सेल्स के अंदर। अब ये नॉर्मल से ज्यादा है तो ज्यादा काम करेगा, जब ये ज्यादा काम करेगा तो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज फिर भी रहता था वो भी कम हो जाएगा, नॉर्मल लेवल से ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगी। ओके, क्या होगा? तो जब ब्लड के पास अब ग्लूकोज लेवल कम है, यही ब्लड जाता है हमारे ब्रेन के पास, यही ब्लड जाता है हमारे एपिथेलियल टिश्यूज के पास, यही ब्लड जाता है हमारे आइज के पास, वो आइज इसी ब्लड से ग्लूकोज लेते हैं, हमारा ब्रेन इसी ब्लड से ग्लूकोज लेता है, ठीक है। तो ब्रेन को प्रॉपर ग्लूकोज नहीं मिलेगा, नो ग्लूकोज टू ब्रेन सेल्स, नो ग्लूकोज टू रेटिनल सेल्स, रेटिना को ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो क्या होगा? यहां पे द पर्सन फील्स अनकॉन्शियस, द पर्सन फील्स, दैट मीन्स हम लिख सकते हैं जो पर्सन है वो साइकोलॉजिकली इम्बैलेंस फील करेगा, दैट मीन्स मेंटली इम्बैलेंस, मेंटली इम्बैलेंस पर्सन में हो जाएगा। उस पर्सन को प्रॉपर विजन, नो प्रॉपर विजन, प्रॉपर विजन वो नहीं कर सकता, प्रॉपर चीजों को नहीं देख पाएगा। क्यों? क्योंकि ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बहुत कम है। जब ब्लड को अपने पास ग्लूकोज नहीं है तो वो ब्रेन को क्या देगा? जब उसको अपने पास लेवल कम है तो रेटिनल सेल्स को क्या देगा? बाकी सेल्स जिसको ये इंपॉर्टेंट जो होती है उनको क्या देगा? तो दैट मीन्स पर्सन जो है वो मेंटली फील होता है, उसकी शिवरिंग होती है उस पर्सन को। तो इस तरह से दिस इज आल्सो द cause of the hyper secretion of insulin। अगर इंसुलिन ज्यादा होगा तो हाइपर इंसुलिनिज्म, हाइपर इंसुलिन हो जाएगा तो हाइपोग्लाइसीमिया। ओके, इससे एक कंडीशन यहां पे इसके साथ रिलेटेड है, इसको हम बोलते हैं इंसुलिन शॉक। लास्ट पॉइंट है ये, इंसुलिन शॉक, इंसुलिन का शॉक लगना। कैसे लगता है इंसुलिन का शॉक? व्हाट इज इंसुलिन शॉक? फॉर एग्जांपल, अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है, अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है, दिस इज डायबिटिक पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट में ऑलरेडी क्या है? फॉर एग्जांपल ये कौन सा, इसके पास हाइपर इंसुलिनिज्म है,
यानी कि इसका इंसुलिन ज़्यादा सिक्रीट होता है, ये इसके पास हाइपोग्लाइसीमिया है, इसकी ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है, ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो ऑलरेडी कम है, या पेशेंट है ये पर्सन जब फिजिकल एक्सरसाइज पे गया या दिन भर ये काम कर रहा था, लेबर था, ओके, उसके बाद वहां से अगर इसने ऑरली इंजेक्शन लिया, किसका इंजेक्शन? इंसुलिन का इंजेक्शन। इफ इट टेक्स द इंसुलिन इंजेक्शन ऑलरेडी काम करते समय, ऑलरेडी एक्सरसाइज के बाद ब्लड की ग्लूकोज की लेवल कम हो जाती है, लेकिन इसने क्या किया, एक्सरसाइज के बाद या लेबर वर्क करने के बाद इसने ग्लूकोज बाहर से लिया। जैसे इसने बाहर से ग्लूकोज लिया, इसने इंसुलिन बाहर से लिया, जैसे इसने इंसुलिन बाहर से लिया तो ये इंसुलिन क्या करेगा? मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड इनटू द सेल्स। जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज था उसको सेल्स के अंदर भेजेगा, तो फर्दर डिक्रीज द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। ब्लड के अंदर फिर से डिक्रीज होगी। कितना डिक्रीज होगा? अगर ब्लड के अंदर 40 mg पर 100 ml ऑफ ग्लूकोज, ये लेवल अगर 40 mg पर 100 ml ऑफ ग्लूकोज ब्लड के अंदर गिरेगा तो इसको हम बोलते हैं इंसुलिन शॉक। ये पर्सन की एब्रप्ट डेथ हो जाती है, एब्रप्ट डेथ। ये पर्सन यहाँ पे नहीं बच सकता है, उसको उसी टाइम डेथ होती है जैसे उसको इंसुलिन शॉक लगेगा। इंसुलिन शॉक मींस द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड डिक्रीजेस अप टू 40 mg पर 100 ml ऑफ ग्लूकोज, तो इस पर्सन को एब्रप्ट डेथ हो जाती है। इसी का नाम है इंसुलिन शॉक। इंसुलिन शॉक इज रिलेटेड द हाइपर सिक्रीशन ऑफ और हाइपोग्लाइसेमिक नेचर। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट द पैनक्रियाज, इसके डिसऑर्डर्स, इसका स्ट्रक्चर, इसके हार्मोन्स, उनका रोल। तो नेक्स्ट में हम देखेंगे नेक्स्ट हार्मोन। ओके, थैंक यू वेरी मच।